ठीक है गाइस, शुरू करते हैं अब आज के टॉपिक्स। देखना जरा इम्पोर्टेंटली क्या है। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में जितनी चीजें अभी तक कवर की थी वो था रिगार्डिंग टू बैंक्स। दो तरीके के बैंक हम लोगों ने कवर किए। एक पार्ट हमने टोटली कवर किया कमर्शियल बैंक, और हमने कमर्शियल बैंक के दो तरीके के फंक्शंस भी पढ़े कि जो वो प्राइमरी फंक्शंस देता है डिपॉजिट्स एंड ऑल, उसको हमने कवर किया। डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट्स पढ़े हमने। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा सेकेंडरी फंक्शंस, जहां हमने वो जितनी भी प्राइमरी से हटकर सर्विसेज देता है लाइक लॉकर फैसिलिटीज, फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटीज, ट्रस्टी के तौर पे बिहेव करना, लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीजें हमने कमर्शियल बैंक की। आज हम लोगों ने मेजरली दो बड़े टॉपिक और दो आखिरी टॉपिक ऑफ मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के कवर करने। टॉपिक नंबर 1, कंट्रोलर ऑफ मनी क्रेडिट एंड कंट्रोल। मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। ये वही पॉइंट है जब हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस किए थे ना, तो उन्हीं सेंट्रल बैंक के फंक्शन में से एक फंक्शन था कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। उसी पॉइंट के ऊपर हमें ये 4-5 चीजें आज पढ़नी। आज एक एक करके हम इन पॉइंटर्स को, इन रेशियोज को समझेंगे, एंड देन फिर आज का आखिरी टॉपिक विच इज द मनी मल्टीप्लायर, जो सबसे अच्छा और सबसे हैवी इस पूरे चैप्टर में से क्वेश्चन है। आज हम वो करें। लेट्स स्टार्ट भाई। अब देखो गाइस, जब हम बात कंट्रोलर ऑफ मनी क्रेडिट एंड सप्लाई की करते हैं तो क्या इससे क्या मतलब होता है। ये टॉपिक मेजरली हमें ये पढ़ाता है, ये समझाता है कि भैया आरबीआई की जब आप बात करते हो ना, सेंट्रल बैंक की जब आप बात करते हो, वो एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसका काम है मार्केट में कमर्शियल बैंक्स या लोगों को, या इन शॉर्ट मनी सप्लाई को मैनेज करना। मनी सप्लाई को मैनेज करने का मतलब है जैसे इस दौरान मार्केट में पैसे की कमी है, यानी कि मनी सप्लाई कम है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल बैंक की वो क्या करे और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़े, लोगों के घरों तक पैसा पहुंचे, लोगों के हाथ में पैसा रुके। ये भी उनका काम है। और सेकेंड सिनेरियो, अगर उन्हें लगता है कि ठीक है हालात नॉर्मल है, मनी सप्लाई जरूरत से ज्यादा है और मार्केट में एक्सेस डिमांड, पीपल आर डिमांडिंग मोर, तो ये भी उन्हीं की ड्यूटी है कि कैसे उस पर लगाम लगाई जाए, कैसे लोगों के हाथ से पैसे को खींचा जाए। तो गाइस इसका मतलब होता है मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। और मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में दो टर्म्स बताई थी। एक वर्ड मैंने आप लोगों को बताया था इन्फ्लेशन, एक वर्ड मैंने आपको बताया था डिफ्लेशन। और मैंने आपको कहा था इन्फ्लेशन का मतलब वो सिनेरियो जब हमारी कंट्री में या किसी एक कंट्री में एक्सेस डिमांड हो, लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, और लोग डिमांड ऑब्वियसली ज्यादा तभी करते हैं जब लोगों के पास पैसा हो। तो ना तो कंट्री के लिए ये सिचुएशन अच्छी है, एक्सेस डिमांड, जरूरत से ज्यादा महंगाई बढ़ते जाना, लोगों का डिमांड बढ़ते जाना, ये भी अच्छा नहीं है। और ना ही डिफ्लेशन अच्छा है, जिसका मतलब है डेफिसिट डिमांड, शॉर्टेज ऑफ डिमांड, की डिमांड ही नहीं है। दुकानों में, मॉल्स में सामान पड़ा पड़ा सड़ रहा है, लेकिन लोग खरीदने नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनके पास पैसा नहीं। सो in short, this is known as money supply and credit function. That is why RBI has been treated as the controller of credit. अब guys, 1 2 3 4 5, ये 5 आप कह सकते हो एलिमेंट्स हैं, 5 हथियार हैं आरबीआई के पास, जिनको लेकर वो सारा साल एवरी टाइम कंट्री में क्रेडिट को, मनी सप्लाई को हैंडल करता रहता है। बेटा ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, सबके लिए जरूरी। द टर्म नंबर 1 इज रेपो रेट। What is repo rate? फंक्शंस भी हो सकते हैं आरबीआई के। हाँ जी, सॉरी सर आरबीआई के फंक्शंस भी हो सकते हैं। ये आरबीआई का फंक्शन ही है। ये आरबीआई के फंक्शन का एक चौथा पॉइंट है। जब मैंने आरबीआई के फंक्शन पढ़ाए थे तो मैंने कहा था आज इसे ऐसे 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 इनका मीनिंग समझ लो, लेकिन इनमें से एक पॉइंट ऐसा है जिसे डिटेल में तुम्हें लिखना पड़ेगा। ये वही पॉइंट है। मैं एक्चुअली में आरबीआई के फंक्शन के एक पॉइंट पे, क्योंकि इसी में मैं तुम्हें बता देता हूँ 5-6 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से निकल के आ जाएंगे। पूरे पूरे फंक्शन तो अब कोई देता नहीं है, कोई इनमें से कोई भी 1 या 2 या 3 क्वेश्चन बना देंगे। तो इसलिए मैं एक एक के सबके पहले डेटा, एग्जाम्पल सब कुछ लिख के तैयार है, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहला रेट मैं आप लोगों को समझाता हूँ, रेपो रेट। क्या होता है रेपो रेट? अभी हम लेटेस्ट की भी बात करेंगे, जो कल आरबीआई ने कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए, लास्ट में बात करेंगे। Repo rate is the rate at which the central bank gives loans to the commercial bank. मैंने लिखा है ना, it is the rate at which the central bank यानी कि आरबीआई give loan to the commercial bank, but the condition is for short term.
जब एक छोटे समय के लिए आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है शॉर्ट टर्म के लिए, उसे हम रेपो रेट कहते हैं, जिस जिस इंटरेस्ट रेट पे देता है। और ये वो रेट देता है, यानी कि ये वो लोन देता है अगेंस्ट एनी सिक्योरिटी। भाई कुछ ना कुछ मॉर्टगेज कमर्शियल बैंक करते हैं आरबीआई के पास। क्या मॉर्टगेज कर सकते हैं? कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई स्टॉक, कोई सिक्योरिटी, कोई बॉन्ड, जो पड़ा हुआ उसके कमर्शियल बैंक के पास। तो यानी कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, वो भी छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म में, हम उसे रेपो रेट कहते हैं। तो गाइज बार बार न्यूज चैनल में लगाता था, मैंने भी सुना, आप लोगों ने भी वर्ड सुना होगा, एक डिक्लेरेशन होती थी, अनाउंसमेंट होती थी, आरबीआई ने कोविड के दौरान रेपो रेट किया कम, देयर हैज बीन स्लैश इन द रेपो रेट। बट बड़े दिन से ये न्यूज आती रहती है, 2 महीने पहले भी आई, कल भी आई। हम इस चीज को आज एनालाइज करते हैं, ये करता क्या आरबीआई का गवर्नर, इसको क्या होता क्या थोड़े दिन बाद। हमने इसकी स्टोरी पढ़ी कि यार अगर रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइज इन द रेपो रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स। मतलब अगर मान लो मैं आरबीआई हूं और आप सब लोग कमर्शियल बैंक, मैं जिस रेट पे तुम्हें लोन देता हूं, अगर मैं वो रेट महंगा कर दूं, मैं कहूंगा नहीं जी अब तुम्हें 5% नहीं 7% पे लोन मिलेगा, तो ठीक है सर, राइज इन द रेपो रेट से हमारा खर्चा ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगा, हमें महंगे पड़ेंगे। हम कौन हो, तुम कौन हो? कमर्शियल बैंक हो। यानी कि राइज इन द रेपो रेट विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स एट द एंड ऑफ कमर्शियल बैंक। और सर अगर हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, सो आवर एबिलिटी टू गिव लोन टू द जनरल पब्लिक विल फॉल। आई रिपीट, अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, जिस कॉस्ट पे कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है, वो बढ़ेगा। और जब मुझे लोन मुझे ही महंगा मिल, यानी कि तुम्हें ही कमर्शियल बैंक होने के नाते पीछे आरबीआई से लोन महंगा मिल रहा है, यानी कि अब तुम्हारी एबिलिटी टू गिव लोन्स टू जनरल पब्लिक विल फॉल, वो गिरेगी। अभी सुनना मेरी बात, एक प्लीज मुझे 2-3 मिनट देना, मैं जरूर सबकी क्वेरीज दूंगा, अनटिल और अनलेस कोई वीडियो इशू और कोई वैसा इशू नहीं है तो बोलना, प्लीज मुझे 2 मिनट देना। दूसरा सिनेरियो, यही रेपो रेट अगर आरबीआई कम कर देता है, सुनना जरा, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया तो ठीक है सर, आज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हो गई है, एरो के थ्रू चलते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम हो गई है, यानी कि अब द एबिलिटी टू गिव लोन्स बाय द कमर्शियल बैंक टू द जनरल पब्लिक बढ़ गई है। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है, लेकिन अब एक सवाल है, सर कब कब ये बढ़ाता है, कब कब ये घटाता है? अब मैंने तुम्हें अभी अभी का एक एग्जाम्पल, ये वो टाइम है, इतनी बड़ी महामारी कंट्री में छाई हुई है, वर्ल्ड में छाई हुई है, दिस इज द टाइम जहां आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहे और वो पैसा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों के ऊपर इस वक्त पैसे का बर्डन ना पड़े कि हम उनसे ईएमआई पे ज्यादा चार्ज करें, हम उनसे कार लोन, हाउस लोन, XYZ लोन पर ज्यादा चार्ज करें। तो आरबीआई कहता है मेरी तरफ से मदद ये है, जो कल आरबीआई ने की 21 मई को, उन्होंने कहा कि भैया पहले 4.4% तुम्हें इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था रेपो रेट, आज से तुम्हें सिर्फ 4% रेपो रेट चुकाना पड़ता है। आरबीआई ने डिक्लेरेशन कर दी कल, खुश हो गए, चलो जी थोड़ी सी राहत की बात हुई, 0.4 ही गिरा, कुछ तो गिरा, रेपो रेट गिरा, लोन हुए सस्ते। ऐसा करने से आगे आने वाले तो एबिलिटी बढ़ी ही बढ़ी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स को लेके। दिस इज व्हाट द रेपो रेट इज। अब क्वेश्चंस पूछो जल्दी से। सर जो फर्स्ट सिनेरियो था जिसमें रेपो रेट बढ़ रहा था, तो आपने जैसे बताया कि बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स की एबिलिटी खत्म हो जाती है लोन देने की, तो सर वो हमसे भी तो इंटरेस्ट बढ़ाकर लोन दे सकता है। ऐसा बट कर नहीं सकते ना, देखो ऐसा होता है, मान लो आपने बैंक से लोन लिया था 1 अप्रैल 2019 और वो आपने लोन लिया है 5 साल का, क्योंकि आपने गाड़ी ली है और बैंक ने आपको बोला था 13% चार्ज लगेगा, आपका 5 लाख रुपए का लोन बैंक ने अप्रूव कर दिया। चलो अब शशांक, कोई बैंक आपको चलते लोन में ये कह सकता है अरे सॉरी जी वो आरबीआई ने ना रेट बढ़ा दिए, तो अब ना परसों अगले महीने की किस्त है ना आपको 15% इंटरेस्ट लगेगा, तो भैया आपकी किस्त बढ़ गई है। ऐसा कोई बैंक किसी को बोल सकता है? कभी भी नहीं बोल सकता। नहीं भाई, जिस इंटरेस्ट रेट पे चार्ज करके बिलिंग बना के इंस्टॉलमेंट बना दिए ना कि ये 12,000 इंटू 5 साल, अब पत्थर ही लगी रहे, बैंक इसको जहां मर्जी से पूरा करे, बैंक ने तुमसे यही लेने, वो उसकी भी जिम्मेवारी और तुम्हारी भी जिम्मेवारी। तो ऐसा कभी नहीं होता चलते हुए उसमें लोन में रेट बढ़ जाए और रेट घट जाए। मैं चलते हुए लोन की बात नहीं कर रहा, मतलब जब कोई फ्रेश लोन देने के लिए इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, अब तो बढ़ती घटती होगी, जरूर होगी।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है शशांक कि वहां से उसने बढ़ाया तो यहाँ से तुम बढ़ा दो। अच्छा देखो, मैं कह रहा हूँ तुम बढ़ा भी दो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने यहाँ ये वर्ड क्यों लिखा है, एबिलिटी कम होगी। मतलब तेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से पहले तेरे को 30 रुपए इनको एज एन इंटरेस्ट देने पड़ते थे, अब 40 रुपए देने पड़ते हैं। तो भाई पहले तेरे पास 70 रुपए बचते थे दूसरों को लोन देने के लिए, आज तो कम बचते हैं ना। आज तो तेरी एबिलिटी कम हो गई ना, क्योंकि तेरा खर्चा बढ़ गया। इस सेंस में सोच कि कमर्शियल बैंक के पास जितना पैसा है, अभी देखो ये असम्पशन है कि जितना पैसा उतना ही है, और भी तो आएगा, हम उसे कंसिडर ही नहीं कर रहे। जो था सर कमर्शियल बैंक को आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है। हाँ तो ये ले, तो हम ये क्या बात कर रहे हैं, ये हम क्या बात कर रहे हैं, ये रेपो रेट क्या है। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, कोई मामा का बेटा थोड़ा है, शॉर्ट टर्म के लिए दिया या लॉन्ग टर्म के लिए दिया, रेट दे, उसी इंटरेस्ट दे, उसी इंटरेस्ट को रेपो रेट कहते हैं। इतनी देर से मैं और क्या गाने सुना रहा हूँ तुम्हें। सर जी सर जो हाँ जी, इंटरेस्ट होता है लोन्स पे जो कमर्शियल बैंक्स पब्लिक को ऑफर करते हैं, उनका इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करता है? कि अभी वो कब सब increase बातें करना है, करेंगे, कब? सब बातें करेंगे आज, सब बताऊंगा। सर हाँ जी, ओके सर। हाँ बोलो आयुष। सर जैसे आपने बोला, जैसे कमर्शियल बैंक ने किसी को लोन दिया और रेपो रेट चेंज हो गया, तो कमर्शियल बैंक अपना रेट चेंज नहीं कर सकता। तो जैसे अगर आरबीआई ने बैंक को लोन दिया हुआ है तो रेपो रेट चेंज हो गया, तो फिर मतलब उसमें भी चेंज आएगा कि वही पुराना वाला रेपो रेट चलेगा? आरबीआई ने पिछला लोन जिस रेट पे दिया था उसको ही चलने दो, लेकिन अगर अब आरबीआई ने इसके बाद रेपो रेट चेंज कर दिया तो अब आरबीआई पिछले पे भी कर देगा और आने वाले लोन पे भी। ये आरबीआई का कमर्शियल बैंक की लोन। हाँ ठीक है सर, चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। गाइस अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं, आई थिंक लास्ट में लेंगे डाउट, ये 3 करने के बाद। ऐसे तो बड़ी देर लग जाएगी मुझे, और मेरे को बाकी बच्चों को पता भी नहीं, आंखों लग जाए, सो जाए, दिख भी नहीं रहा मुझे कोई। अच्छा जी, दूसरी, पहला रेट हो गया रेपो रेट, दूसरा होता है बैंक रेट, बिल्कुल इसका बड़ा भाई है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिस इज द अमाउंट ऑफ द लोन गिवन बाय द आरबीआई अगेन टू द कमर्शियल बैंक, बट दिस इज फॉर द लॉन्ग टर्म। ये लोन था शॉर्ट टर्म के लिए, ये लोन था लॉन्ग टर्म के लिए। जो सिनेरियोज यहाँ समझाए वही सिनेरियो है, कोई चेंज नहीं है। मतलब बैंक रेट बढ़ाओ, हाँ बढ़ा दो, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी जी बढ़ेगी, एबिलिटी गिरेगी जी गिरेगी, सेम बात यहाँ पड़ी, सेम बात यहाँ। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? द ओनली डिफरेंस इज मैक्सिमम फॉर द 1 ईयर। आजकल जो चेंज कर रहा है आरबीआई वो इसके पीछे पड़ा हुआ है, रेपो रेट। 2-3 महीने पहले भी अभी उन्होंने इसको चेंज किया था, अभी भी कल भी इसी को चेंज किया, क्योंकि इस वक्त वो बहुत लंबी रेस के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। वो कंट्री के लिए हर 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऐसे प्लान लेके आए, क्योंकि उन्होंने पहले लोगों के लिए रिलैक्सेशन की ईएमआई की 3 महीने, उन्हें लगा अभी भी हालात नहीं सुधरे, अब उन्होंने कर दी 5 महीने, अब देखो आगे क्या आता है। तो इसलिए आजकल सिर्फ बातें रेपो रेट की होती हैं, और अनाउंसमेंट भी वो शक्ति सर जो गवर्नर है आरबीआई के, वो इसी की करके जाते हैं। तो ये हो गया रेपो रेट, ये हो गया बैंक रेट, दोनों में डिफरेंस। सीओबी क्या है? सीओबी कहाँ लिखा है मैंने? सीबी कमर्शियल बैंक होगा मेरा हर जगह। अच्छा कॉस्ट, ये बेटा ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है। आरबीआई का मेन मोटिव बाकी कमर्शियल बैंक की तरह प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो सर्विस मोटिव है एक तरह से। हाँ ऑब्वियसली यार, आरबीआई हम क्यों कहते हैं कि आरबीआई इज फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। आरबीआई को मनी जनरेशन करनी है, बट उस समय जब कंट्री में हालात अच्छे हो, कंट्री एक अच्छी बूम पे हो, इस टाइम पर तो किसी कमर्शियल बैंक की भी हिम्मत नहीं हो रही कि वो प्रॉफिट मेकिंग की बात करे। हर बंदा अपने सर्वाइवल को कर रहा है। तो जनरल टर्म्स में भी आरबीआई मेजरली वेलफेयर के लिए एग्जिस्ट करता है। आगे देखेंगे अब सर, ये बड़ा कॉमनली यूज्ड मेथड है जो कमर्शियल बैंक जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई यूज करता है बेटा, उसका नाम है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, आरबीआई का ही फंक्शन है ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा एक बात बीच में याद आई यार, सुन रहे हैं लोग? जिया आई है कॉल पे, जिया, आदित्य, प्रेरणा, निष्ठा, ये लोग मुझे दिखे नहीं है, आए हैं ये लोग? यस सर। कौन है ये यस में? हाँ जी सर। आदित्य, प्रेरणा, निष्ठा और जिया आई है दोनों? आई डोंट नो, नहीं आई शायद। एक सेकंड, एंट्री तो नहीं बंद? नहीं, एंट्री तो खुली है। चलो एनीवेज, देखो जी, सो ओपन मार्केट ऑपरेशंस की गाइस जब हम बात कर रहे थे, अब जरा देखना ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है।
इसको कहते हैं परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय कमर्शियल और बाय द सेंट्रल बैंक। मैं आरबीआई लिखूं तो तुम कंफ्यूज होगे। बाय आरबीआई फ्रॉम इनटू पब्लिक और टू द गवर्नमेंट, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जिस कैटेगरी में आरबीआई सिक्योरिटीज समझते हो ना, सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स, जिस कैटेगरी में आरबीआई शेयर को खरीदता है या बेचता है, किसे, पब्लिक को या गवर्नमेंट को, उस काम को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। ओपन मार्केट का मतलब होता है सिक्योरिटी मार्केट, शेयर बाजार एक तरीके का। वो वाला शेयर बाजार तो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो कंपनियां चलाती हैं, चाहे जनरल पब्लिक कोई भी घुस जाए। ये वो ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई चलाती है, जहां आरबीआई मौका देती है जनरल पब्लिक या गवर्नमेंट को कि या तो हम तुमसे शेयर खरीद लेते हैं या हम तुम्हें बेच देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट में सिचुएशन क्या है। अब दोनों बातें आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सिक्योरिटी मार्केट जहां आरबीआई ईदर सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स को बेचता है या खरीदता है। गवर्नमेंट को कहता है लो जी आप मुझसे शेयर खरीद लो, या वो कहता है लो जी मैं आपसे शेयर खरीद लूं। लेकिन कब खरीदता और कब बेचता है, ये दो बात है। आरबीआई तब बेचता है सिक्योरिटी या फिर शेयर को, ये ऑब्वियसली बात है, वो बेचेगा कब, जब उसको पता है लोगों के पास पैसा है तभी बेचेगा। और जब भी ये बेचता है तो जो एबिलिटी है कमर्शियल बैंक की वो कम करता है। जैसे मान लो आरबीआई को पता है मार्केट में इस वक्त बहुत पैसा है, ऐसा करते हैं इन्हें अपने शेयर्स बेचते हैं, क्योंकि जब आरबीआई अपने शेयर्स बेचेगा, लो जी गवर्नमेंट को उसने शेयर बेचे, पब्लिक को उसने शेयर बेचे, कमर्शियल बैंक को उसने शेयर बेचे, तो शेयर बेचने से कमर्शियल बैंक का पैसा उठ के आरबीआई की जेब में आ गया, यानी कि कमर्शियल बैंक की एबिलिटी कम हो गई। यानी कि इन शॉर्ट आरबीआई ये काम करता ही इसीलिए ताकि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो। और गाइस सुनना जरा ध्यान से, आरबीआई कंट्री में मनी सप्लाई तभी तो कम करेगा जब मार्केट में इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन का मतलब जब मार्केट में महंगाई होगी। अगर मार्केट में महंगाई नहीं होगी यानी कि इन्फ्लेशन नहीं होगा तो आरबीआई को कोई जरूरत नहीं है मनी सप्लाई को कम करने की। ऑन दी अदर हैंड आरबीआई कब चीजों को परचेज करता है? आरबीआई इन सिक्योरिटीज को परचेज तब करता है जब उसको लगता है कि मार्केट में पैसा नहीं है। अगर मैं इनसे ये शेयर्स खरीदूंगा, मैंने कहूंगा कि लाओ जी मैं आपके पास अगर कोई शेयर बॉन्ड्स या कुछ है तो आप मुझे बेच दो, मैं आपको पैसा देता हूँ। जैसे कि आज वाला सिनेरियो, आज आरबीआई खरीदने नहीं आएगा मार्केट में शेयर, तो बेचने नहीं आएगा, आज आरबीआई खरीदने आएगा कि लाओ जी मैं तुमसे खरीदूंगा, तुम्हारे पास पैसा पहुंचेगा, पैसा पहुंचने से तुम्हारी एबिलिटी बढ़ेगी और हैंड है ना मनी सप्लाई का, वो बढ़ेगा। बस मनी सप्लाई बढ़ाना है आज कुछ भी करके। तो इस प्लेटफॉर्म को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। एनी डाउट? सर जो ये खरीदेगा वो किसके खरीदता है? कंपनी होती है कोई? फिर से समझा दो। ये खरीदेगा आरबीआई। देख भाई मान ले मैं आरबीआई हूँ, आप लोग जनरल पब्लिक या सरकार कोई भी हो, मैंने तुम लोगों के लिए एक नोटिस निकाला है कि आरबीआई हैज डिसाइडेड टू सेल 100 करोड़ रुपीज शेयर्स। अब सरकार अगर खरीदना चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार तब करेगी जब हालात नॉर्मल होंगे। लोग तब खरीदेंगे जब हालात नॉर्मल होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, ताकि और वो आरबीआई आएगा ही क्यों ऐसा इन्विटेशन लेके तुम्हारे पास, क्योंकि उसको मार्केट में मनी सप्लाई घटाना है। तो आरबीआई कहेगा आओ जी आओ, मैं बेच रहा हूँ शेयर्स, खरीद लो, आओ जी आओ। तो ठीक है मनी सप्लाई सर सरकार क्यों खरीदेगी? इन्वेस्टमेंट यार, इंटरेस्ट। आप शेयर क्यों खरीदते हो? आप शेयर सर हम इंटरेस्ट के लिए। तो फिर गवर्नमेंट की भी सेविंग्स है, गवर्नमेंट की भी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट आरबीआई के पास पैसा एज रिजर्व रखती है। गवर्नमेंट को पता है 5 साल के लिए पैसा है, जब तक मेरी सरकार रहेगी इस पे इंटरेस्ट अर्न करके वापस ले लेंगे आरबीआई से, या जब जरूरत पड़ेगी वापस बेच देंगे। देखो गवर्नमेंट को भी तो इनकम जनरेट। सर ये खरीद कौन कौन सकता है? ये लिखा हुआ यार, कहा गया पब्लिक सरकार दोनों। जैसे सर नॉर्मल जो इंडिविजुअल सिटीजन होते हैं वो भी खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। बेसिक गवर्नमेंट कैसे खरीद रही है? मतलब गवर्नमेंट में कौन कौन आएगा, कौन खरीद सकता है? कोई भी यार। गवर्नमेंट कौन होती है? जो तेरी इस वक्त एक मान ले एग्जिस्टिंग पार्टी है, फॉर एग्जांपल द बीजेपी गवर्नमेंट wants to buy some shares, want to sell share, तो वो कर सकती है ये काम। यार ये पता है क्या है, ये ना एक तरीके की डीलिंग है आरबीआई और सरकार के बीच में। सरकार कहती है अब इतना पैसा हमारे पास दे दो, एज एन इन्वेस्टमेंट कर दो, आरबीआई कहती है, या अब आपके पास पैसा नहीं है, लाओ हम खरीदते हैं आपसे शेयर और ये लो आप पैसा। समथिंग लाइक जैसे एक आप इसको एक बहुत ज्यादा हैवी फॉर्म में मत लो, एक नॉर्मल इंडिविजुअल, जैसे तुमने रिलायंस का 400-500 रुपए का शेयर खरीदना होता है ना, ठीक तुम उसको इसी तरह समझो।
डोंट टेक इट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस की तरह, नॉर्मल, ठीक नॉर्मल उसी तरह सरकार या जनरल पब्लिक कर सकती है। सर हाँ जी सर, कमर्शियल बैंक्स नहीं खरीद सकते? कमर्शियल बैंक के लिए ये सब बनाया ना ओपन मार्केट। यूजुअली कमर्शियल बैंक्स की यहाँ इन्वॉल्वमेंट रखती ही नहीं है, क्योंकि उनके साथ अभी ये आगे ये है, उनके साथ आगे ये है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए कमर्शियल बैंक्स के साथ इसकी इन्वॉल्वमेंट मेजरली रखी ही नहीं जाती। तो सर इसमें कमर्शियल बैंक की एबिलिटी कैसे फॉल हो रही है? मतलब सर आपने पॉइंट में लिखा हुआ है ना सेल के यस सर, मेरा भी यही पॉइंट है। अच्छा देखो, मैं अगर तुम्हें इसमें प्रिसाइजली बताऊं ना, तो तुम अगर पब्लिक की बात कर रहे हो तो पब्लिक का मतलब यहाँ बैंक ही लिखना है तुम छोड़ो, क्योंकि फिर वो पब्लिक में ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पब्लिक का मतलब बैंक ही है। अब इसको आप सिंपल रखो, क्योंकि इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। तो पब्लिक और बैंक, पब्लिक और बैंक और गवर्नमेंट। अब अगर बैंक से खरीदेगी बेचेगी तो कमर्शियल बैंक की एबिलिटी को बढ़ाएगी घटाएगी ना। अब तो कन्विंस होते हो ना इस चीज से? यस सर, यस सर। अब ऐसे बिल्कुल इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो, कोई हम इसको मुश्किल नहीं बनाएंगे, ठीक है? ओके सर। चलो 1 2 3 3 हो गए सॉर्टेड। किसी को कोई डाउट है इन तीनों में? तो मैं आखिरी के 2 उठाऊंगा, पूछो बेटा, कोई डाउट है? सर परचेज वाला। ये परचेज कहाँ गया? ये परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये हाँ जी। परचेज जैसे सेल है यार, वैसी परचेज है। मान लो इस दौरान आरबीआई ऑफर देता है कमर्शियल बैंक को, लेट्स से कि भाई तुम कुछ शेयर्स इशू कर दो मेरे नाम पे। अब होता है ना कि मैं अगर रिलायंस से शेयर खरीदूंगा तो मैं रिलायंस को पैसा दूंगा, ऐसे आरबीआई कमर्शियल बैंक से अगर कुछ शेयर्स खरीदेगा, यानी कि उस बैंक में कुछ इन्वेस्टमेंट अगर आरबीआई करना चाहता है, एक तरीके से उसके पास मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता है, तो आरबीआई शेयर्स खरीद लेता है। घटाना चाहता है तो उसको बेच देता है। नॉर्मल सिनेरियो यार जो इंडिविजुअल्स करते हैं, कुछ भी बहुत बड़ा हमें इसको मुश्किल सेंस में नहीं लेना होता। हाँ जी हाँ जी नियति, शेयर्स खरीदने के लिए ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा? ये डायरेक्ट डीलिंग है, डायरेक्ट डीलिंग। चले आगे चले। मतलब है जो आपने बैंक रेट में इंक्रीज इन बीआर, इंक्रीज इन सीओबी और डिक्रीज इन एबिलिटी ऑफ सीबी लिखा है। यार तुम एकदम से इसके बाद यहाँ कैसे आ जाते हो, कमाल है। बैंक रेट में मैंने बताया था कि जब बैंक रेट बढ़ेगा तो जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, यानी कि जो खर्चा कमर्शियल बैंक का हो रहा था लोन उठाने का, वो बढ़ जाएगा बेटा, और उससे एबिलिटी कमर्शियल बैंक की कम हो जाएगी। ठीक है? हाँ जी ठीक है यार, जिसका भी क्वेश्चन था। हाँ जी सर। ऑलराइट, चलो यार गाइस आगे चलें फटाफट। देखो चौथी चीज जिसकी हमने बात करनी है, बिकॉज अभी हमने आगे भी चीजें करनी है, दैट इज द लीगल रिजर्व रेशियो। अब लीगल रिजर्व रेशियो क्या है? आप लोगों को मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका पिछली क्लास में दिया था, एक बार इसको कवर करते हैं। कमर्शियल बैंक चौथा स्टेप लेता है एलआरआर की फॉर्म में, दैट इज द लीगल रिजर्व रेशियो। कमर्शियल बैंक कहता है कि जितना भी पैसा आरबीआई कहता है जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक के पास जाएगा, वो सारा का सारा पैसा कमर्शियल बैंक अपने पास एज अ रिजर्व भी नहीं रखेंगे, और वो सारा का सारा पैसा दूसरे लोगों को एज एन एडवांसेस लोन भी नहीं देंगे। तो इन शॉर्ट आरबीआई ने उस पैसे को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। आरबीआई ने कहा कि कुछ तो तुम अपने पास रख लेना, कुछ तुम उसमें से चलो दे भी देना एज अ लोन टू अदर पर्सन, लेकिन उसमें से कुछ पैसा एज अ रिजर्व आरबीआई के पास भी रखवाना। इसी मॉडल के ऊपर आज हमने फंक्शनिंग पढ़नी है। तो इसके लिए मैं इस पॉइंट का मैं आपको अभी सिर्फ थोड़ा सा जिस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि अगला पेज पूरा इसी के ऊपर है। एलआरआर का मतलब है ये वो लीगली रिजर्व रेशियो, वो टोटल परसेंटेज जो आरबीआई ने तुम्हें कहा है कि आउट ऑफ योर टोटल डिपॉजिट्स जितना परसेंटेज तुम्हें साइड करना है, उसकी पहला पार्ट होता है सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। ये वो अमाउंट जो तुम आरबीआई के साथ एज अ रिजर्व रखते हो। दूसरा पार्ट होता है एसएलआर, यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो परसेंटेज ऑफ मनी जो तुम अपने पास रखते हो। ये 2 पार्ट है। अभी हम डिटेल में इनके बारे में और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहां से इसको इतना ही पिक करो। लेकिन हाँ, ये जरूर बता देता हूं कि इसका इस पॉइंट में रोल क्या है। मैंने तुम्हें बोला कमर्शियल बैंक आरबीआई ने मुझे कहा हुआ है कि कुछ परसेंटेज ऑफ मनी तुम्हें मेरे पास एज अ रिजर्व रखना होगा। मैंने कहा ठीक है जी, रखवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है।
सवाल मन में ये उठ रहा है यार, ये CRR भी तो एक परसेंटेज ही है। अब मान लो किसी बैंक के पास 1000 रुपए होते हैं, ये लो जी 1000 रुपए टोटल डिपॉजिट हुए HDFC बैंक के पास। अब बैंक सोच में है मुझे RBI के पास कितना रखवाना है। RBI ने कहा बड़ी सीधी सी बात है, अगर मार्केट में मनी सप्लाई अच्छा खासा है, इन्फ्लेशन है, तो भैया ये CRR भी बढ़ता हुआ ही रहेगा, यानी कि तुझे ज्यादा परसेंटेज मेरे साथ रखनी पड़ेगी एज अ रिजर्व। लेट्स से 15% फॉर एग्जाम्पल, कि तू इस 1000 का 15% मेरे पास एज अ रिजर्व रखवाएगा। लेकिन RBI कहता है अगर मार्केट में हालात बुरे होंगे, मनी सप्लाई कम होगा जैसे कि प्रेजेंटली, तो अपने आप हम इस CRR को गिरा देंगे। जैसे लेट्स से अब हमने CRR कर दिया 8%, तो हमने क्या सीखा, इन केस RBI वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई तो वो CRR को कम करेगा, और अगर पहले से मनी सप्लाई ज्यादा है, मार्केट में इन्फ्लेशन है, तो वो CRR को बढ़ाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक से वो पैसा खींच सके अपने पास। सेम वो CRR में करेगा, सेम वो SLR में करेगा। SLR में ये कहेगा कि भैया अब तू पहले तेरे को मैंने क्या बोला था कि पहले 1000 में से तू 200 अपने पास रख और 800 लोगों को लोन के तौर पे दे सकता है। अब नहीं, अब क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में, बहुत अच्छा खासा लोगों के पास पैसा है, अब 600 रुपए तू रख अपने पास और 400 रुपए दे तू एज अ लोन। तो विच मीन्स चाहे CRR हो चाहे SLR हो, दोनों परसेंटेजेस हैं जो रिजर्व्स रखती हैं, जो इन्फ्लेशन के वक्त, एक्सेस डिमांड के वक्त बढ़ती है, और उल्टे सिनेरियो में जब पैसा कम होता है जैसा कि आज, ये परसेंटेजेस कम होती है। इसे कहते हैं चौथा फंक्शन LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। एनी डाउट? फिर आखिरी पे चले। सर CRR, हाँ CRR, सर CRR और SLR में डिफरेंस क्या है मेन? This is the amount of money that you have to keep as a reserve with RBI. RBI को दे दोगे, लो जी लगान के तौर पे रख लो as a reserve, और this is the SLR that you keep with yourself as a bank. This is the major difference. Okay sir. All right. Any other doubt किसी का यार? सर जो हम ये देंगे CRR, वो अपने प्रॉफिट में क्यों देंगे? नहीं, टोटल डिपॉजिट ये लिख तो रहा हूँ मैं, टोटल। अभी मैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ा रहा हूँ तो बस समझ में आ जाएगा ये हम कहाँ से देंगे। मैं वर्किंग दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, अभी दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, और कोई डाउट किसी को? नहीं है? कितना टाइम है हमारे पास मीटिंग में? ये आखिरी पॉइंट कवर हो जाएगा ना, क्योंकि मेरे को ये इस मीटिंग में करना ही था। तब 5 मिनट है अभी। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट मार्जिनल रिक्वायरमेंट गाइस। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट यहाँ लिखा है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लोन अमाउंट ग्रांटेड एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। बड़ा इजी सा पॉइंट है। मार्जिन का मतलब हो गया, मैंने एक कमर्शियल बैंक से लोन लेना है, मैंने उसको कहा जी मुझे आप 10 लाख रुपए का लोन दे दो, वो कहता है अच्छा जी ले लो आप। लेकिन अब वो मेरा रिश्तेदार तो है नहीं कि मैंने उसको कहा 10 लाख रुपए का लोन दे दो और उसने मुझे दे दिया। वो बदले में मुझसे कुछ ना कुछ मॉर्टगेज रखवाएगा, गिरवी रखवाएगा। अब वो चाहे मुझसे ज्वेलरी रखवाए, गाड़ी के पेपर, घर के पेपर, कोई और वैल्यूएबल आइटम, कुछ ना कुछ तो बैंक मॉर्टगेज रखवाते हैं आज की डेट में। तो गाइस मार्जिनल रिक्वायरमेंट ये सिखाता है कि आप लोगों को शायद ये बात पता भी होगी, अगर तुम 10 लाख रुपए की चीज रखवाते हो तो तुम बैंक को ये नहीं कह सकते मैं तेरे को 10 लाख रुपए का एसेट दे रहा हूँ, ला तू मुझे इस पे 10 लाख रुपए का लोन दे दे, या मुझे इस पे तू 12 लाख रुपए का लोन दे दे। क्या तुम लोगों को ये बात पता है कि जितने रुपए का भी एसेट तुम उसको मॉर्टगेज करते हो, उसका कुछ परसेंट काट के तुम्हें एज अ लोन मिलता है? ये बात पता है? ये बात समझ आती है? यस सर। तो दिस मीन्स अगर मैंने 15 लाख रुपए की ज्वेलरी रखवाई और बैंक ने मुझे उस पे 10 लाख रुपए का लोन दिया, ये जो गैप छोड़ दिया ना बैंक ने कि इतना नहीं देते हम तो सिर्फ 70% लोन ही देते हैं, 30% जो बैंक ने नहीं दिया उसी को मार्जिनल रिक्वायरमेंट कहते हैं। और ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट कौन तय करता है? RBI। इसलिए ये RBI के फंक्शंस के नीचे। और ये RBI कैसे कैसे तय करता है? सेम फंडा। RBI को लग रहा है मार्केट में इन्फ्लेशन, लोगों के पास पैसा जरूरत से ज्यादा, बढ़ाओ यार मार्जिनल रिक्वायरमेंट को। अब तुम 40% रोक के दो लोगों को, 100 रुपए की चीज लाए तो बोलो 60 रुपए मिलेंगे, 40 रुपए नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हाँ कंट्री में हालात बुरे हैं, डेफिसिट डिमांड है, पैसा कम है, तो 100 में से दे दो यार 80 रुपए दे दो और 20 रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट रख दो। ये गेम ऑब्वियसली बात है भाई, ऐसा कभी नहीं होगा 100 का सामान लाया 110 ले जाएगा तू तो अपना भाई, या तू 100 ले जा, ऐसा कोई बैंक नहीं करेगा। मार्जिनल रिक्वायरमेंट रहेगी जरूर, बट हाँ फ्लक्चुएट करती रहेगी, बढ़ती घटती रहेगी। दैट्स इट। तो 1 2 3 4 5। सर इसमें हमारा क्या काफी ज्यादा लॉस होता है? किसका? जब
जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो क्या, तो जैसे आपने अभी से बताया, तो क्या इसमें पब्लिक का लॉस भी होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट में या नॉर्मल इन्फ्लेशन में? नॉर्मल इन्फ्लेशन में? नॉर्मल इन्फ्लेशन में नुकसान को ऐसे समझ ले, इन्फ्लेशन एक वो सिचुएशन है जहां कंट्री में एक्सेस डिमांड है, जहां लोग जरूरत से ज्यादा खरीदने को दौड़ते हैं, और नुकसान ये होता है कि जब जब इन्फ्लेशन होता है तो महंगाई बढ़ती है। जब सरकार को दिखता है ना कि लोग ज्यादा खरीदने को तैयार है, यानी कि उनकी कैपेबिलिटी है, तो चीजें महंगी होने लग जाती है। और जब ये कम होता है तो उसका उल्टा हो जाता है, चीजें सस्ती होने लग जाती है क्योंकि लोग नहीं खरीद रहे। इस सेंस में होता है इन्फ्लेशन। सर हाँ जी सर, अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट होती है और कोई मॉर्गेज रखते हैं तो फिर सर ये क्या होता है कि लोन लेके बैंक से जो भाग जाते हैं, फिर अगर उनके पास मॉर्गेज है तो बैंक कवर कर सकता है? उन केसेस में मॉर्गेज ही झूठी होती है। मेरी कंपनी के कागज रख लो, अब वो कागज ही नकली निकलते हैं जी। अब हम कहते हैं कि हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना खराब है कि उनको ये भी नहीं पता लगता कि सही निकल। ये सिर्फ उनके साथ हो सकता है जिनके पास पावर है। आप करके देखो, बैंक से 50,000 रुपए का भी लोन लेकर देखो और कोई झूठे कागज लगा के देखो, जेल चले जाओगे अगले दिन। या मैं करके देखूं, अगले दिन थाने में बंद पड़े होंगे। ये सिर्फ उनकी बात है। पहली बात तो आम आदमी को 10,000 15,000 करोड़ का लोन मिलता नहीं है। ये मिलता ही उन्हें है जो जो एक्चुअली में सरकार पॉलिटिकल पावर रखते हैं, उनको मिलता है। फिर उनके लिए क्या मार्जिनल रिक्वायरमेंट और उनके लिए क्या कागज होता है? कौन सा बैंक देता है आज के जमाने में 1,000 करोड़ का लोन या 10,000 करोड़ का लोन? मैंने तो नहीं देखा। यस बैंक ने अच्छा तो दिए। नीरव मोदी को मिला है ना, सिवाय इसलिए कि बिकॉज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है। तो सर यस मतलब बैंक उसको ने इतने सारे तो कम दिए ही थे। मॉर्गेज से मिल गया था? हमें क्या पता मॉर्गेज थी भी या नहीं, बाद में उसकी अच्छा। प्रॉपर्टी ये भी नहीं पता हमें तो। यस बैंक वाला खुद ही डायरेक्टर था, खुद ही सीईओ था, 600 करोड़ अपने बेटा, वाइफ, बेटी सबको बांट गया। अब बताओ ऐसा कोई बैंक कर सकता है? मैं बोलूं मेरे नाम पे कर दे भाई, जितने आज का डिपॉजिट हुआ है, कोई करेगा ही नहीं, काउंटर पे बैठा हो बंदा। लेकिन उनके हो जाता है ऐसे, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन्वॉल्व होती है इसलिए। ओके सर। रिकॉर्डिंग प्लीज स्टॉप कर दियो, हम दोबारा आ रहे हैं। हाँ जसमीत, यस सुन सर। रहे? हाँ सर कर रहा हूँ। आ जाओ फिर गाइस, रीजॉइन यूजिंग द सेम लिंक मनी मल्टीप्लायर। सर बट रिकॉर्डिंग फिर 3 अलग पार्ट में हो, जितने बार हम क्लास डिस्कस करेंगे उतने पार्ट बन जाएंगे। हाँ तो 2 पार्ट हो गए ना, एक पार्ट आप यहाँ क्लोज कर दो, अगला आप अगली ठीक है स्टार्ट कर देना, टेंशन नहीं।